गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम वैद्युतिक मापक यंत्रों के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आपके लिए बहुत लाभकारी है और आप कंपटीशन को कोई भी फाइट करेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप इसको विशेष कर ध्यान से समझिए और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी चुंबक चल चुंबक यंत्र में अवमंदन बल डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो डैम्पिंग टॉर्क की बात कर रहा है और पीएमएमसी टाइप की यंत्रों की बात कर रहा है। तो जहाँ पर परमानेंट मैग्नेट यूज होता है दोस्तों, वहाँ पर हम केवल एडी करंट ही हमारा अवमंदन टॉर्क लगता है। तो यहाँ पर हमारा ये सी नंबर क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। और बकाया हमारा जो वाई अवमंदन है ये हमारा एसी टाइप के यंत्रों में लगता है। जो एमआई टाइप है तो हम इसके लिए ऑप्शन जो हमारा रहेगा ये एडी करंट जो रहेगा ये सबसे करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है। मतलब जैसे हम मीटर को सप्लाई देते हैं तो उसका पॉइंटर आगे जाके वो कंपन ना करके वहीं पर ही स्थिर हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो टॉर्क होता है वो हम उसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क यदि बहुत अच्छा होगा तो शीघ्र ही रुक जाएगा। तो इस ऑप्शन में हम पढ़ेंगे तो इसमें उचित अवमंदन टॉर्क उपस्थित हो, मतलब इसमें हमारा उचित अवमंदन टॉर्क उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट में ये क्या बोल रहा है, इसमें अवमंदन उपस्थित ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें निम्न अवमंदन ये भी नहीं हो सकता है। इसमें उच्च अवमंदन उपस्थित हो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें उचित अवमंदन उपस्थित होना चाहिए। इसमें उचित अवमंदन उपस्थित होना चाहिए। तो इसके लिए ए नंबर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें तो वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है बोल रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा जो वैद्युतिक मापक यंत्रों में है, तो वैद्युतिक मापक यंत्रों के लिए सबसे अच्छा जो हम कमानी जो हमारी स्प्रिंग की यूज होती है वो फास्फोरस ब्रांच की होती है। तो हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। इस्पात भी नहीं होता है, नाइक्रोम भी नहीं होता है, यूरेका भी नहीं होता है, क्योंकि नाइक्रोम वो हीटिंग एलिमेंटों के लिए यूज होता है और यूरेका हमारा प्रतिरोध बनाने में मतलब रजिस्टर बनाने में यूज होता है। और इस्पात के लिए हम कोई धातु बनती है, कोई बर्तन में क्या कोई पार्ट्स बनाना तो इस्पात से होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये फास्फोरस ब्रांच बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत टॉर्क, सचल भाग मतलब जो मूविंग पार्ट्स है उस पर कौन कौन से टॉर्क उत्पन्न होते हैं कह रहा है। तो हमारे ऑलरेडी हमें पता है कि कोई भी हमारा मीटर है तो उसमें 3 टाइप के टॉर्क होते हैं, विक्षेपण टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क और अवमंदन टॉर्क। मतलब तो फिर ये तीनों के तीनों ये होते हैं। तो ये सभी भी ऑप्शन है, तो ये सभी तीनों की इसमें चारों के चारों ये सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे यंत्र में बल तीनों की तीनों रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्ग का है। एब्सोल्यूट वर्ग बोल रहे तो जिससे हम केवल राशि का मान पता करते हैं तो वो प्राइमरी में आते हैं। तो प्राइमरी में बहुत इसका ऑप्शन ये गैल्वेनोमीटर, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। गैल्वेनोमीटर ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चित्र में हम इसको थोड़ी छोटा करके देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये नीचे दिए चित्र में ए नंबर 1 जहाँ पर पेज है तो इसमें क्या कौन सा कार्य करने वाला चीज़ इसमें दर्शाया गया है कह रहा है। तो इसमें जो दिखाया गया है वो क्या है, जो अब जो ए नंबर 1 नंबर लिखा हुआ है, देखो आपने दोस्तों मीटर देखा होगा, मीटर के आगे नीचे से एक स्क्रू टाइप का होता है तो हमारा सेलेक्टर बिंदु होता है जिससे हम पॉइंटर को 0 पर सेट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस आंसर में इसमें लिखा हुआ है, देखो यंत्र की सुग्राह्यता संयोजन करने के लिए ये नहीं हो सकता है, यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए परिवर्तन करने के लिए ये भी नहीं हो सकता है, यंत्र के संकेतों को शून्य स्थिति पर समायोजित करने के लिए ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अब दोस्तों अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है चल
चल लौह धारा मापी में निम्न में से कौन सी अवमंदन विधि अपनाई जाती है? कौन सी अवमंदन विधि अपनाई जाती है बोले तो वो बात कर रहा है वाइब्रेटिंग ना हो, जिससे वाइब्रेशन ना हो, तो चल आयरन बोल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया हूँ, तो मूविंग आयरन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम एडी करंट यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम जो करेंगे, यहाँ पर हम वाई अवमंदन टॉर्क इस पर यूज किया जाएगा। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ए पर हम इसको क्लिक करेंगे तो ए हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया, चित्र में कौन सा यंत्र दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो चित्र ये दर्शाया गया है, इसको हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें मूविंग आयरन टाइप का है, इसमें कॉइल बना नहीं है। तो ये आयरन बना हुआ है, तो आयरन मतलब एक ये लपेटी गई है, ये कोर है, कोर इसमें घूमती है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें लौह चुंबक, ये चल लौह यंत्र है, ये चल लौह यंत्र कह सकते हैं इसको हम, चल लौह यंत्र। अब नेक्स्ट है वह बल जो किसी यंत्र के संकेतों को गतिमान करता है। गतिमान करता है मतलब आगे को लेके जाता है, कहे वो क्या कहलाता है बोल रहा है। तो हम ऑलरेडी हमें पता ही है कि विक्षेपण टॉर्क उसको बोलते हैं। विक्षेपण टॉर्क के कारण ही मीटर हमारा आगे को जाता है। एसी में तो ये विक्षेपण टॉर्क जो रहता है वो आई स्क्वायर के रहता है, और डीसीए के लिए आई वो डायरेक्टली एफ डायरेक्टली आई के बराबर रहता है। जितना जितना आई रहेगा उतना ही वो फोर्स में विक्षेपण टॉर्क भी उतना ही पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम इसकी हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारा संकेतक के घुमाव की गति नियंत्रित की जाती है। घुमाव की गति को नियंत्रित किया जाता है, मतलब जो घूम रहा है उसको नियंत्रित करना है। जैसे आगे कोई यंत्र जाएगा तो उसको घुमाव को हमने रोकना है, तो उसके लिए ऑलरेडी बोल रहा है कि गति को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है तो उसके लिए हमें नियंत्रण का कुछ इसमें ऑप्शन है, तो ये है नियंत्रण। बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नियंत्रण टॉर्क ही इसका कंट्रोलिंग टॉर्क इसका बेटर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तो किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल, सूचक को चलाने मतलब जो उसमें फोर्स उत्पन्न हो रहा है, जैसे सुई का आगे को जाना, वो सूचक यंत्र की बात कर रहा है। तो सूचक यंत्र में आवश्यक बल कौन कौन से हैं कह रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं विक्षेपण टॉर्क, मतलब अवमंदन नहीं, विक्षेपण टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क बोले तो डिफ्लेक्शन टॉर्क मतलब विक्षेपण टॉर्क, इसके लिए बहुत बेटर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है। संकेतक यंत्र हमारे सेकेंडरी में हम जाते हैं तो हमारे 3 टाइप के यंत्र होते हैं। एक फर्स्ट होता है संकेतक सूचक टाइप के होते हैं, दूसरा हमारा रिकॉर्डिंग टाइप के होते हैं, तीसरा हमारा इंट्रोग्रेटिंग टाइप के होते हैं। तो इसमें ये सूचक ये संकेतक टाइप की बात कर रहा है, तो इंडिकेटिंग टाइप की, तो इसके लिए हमारा आंसर बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस नियंत्रण बल के द्वारा यंत्र को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। मतलब वो बात कर रहा है कि उसमें जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क को उत्पन्न करें, कंट्रोलिंग टॉर्क 2 टाइप से होते हैं, कि एक हम उसको स्प्रिंग के द्वारा कर सकते हैं और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसको उसमें हम गुरुत्वाकर्षण लगा देते हैं। 2 टाइप से होते हैं। अब इसमें ये गुरुत्वाकर्षण भी कह रहा है और स्प्रिंग भी कह रहा है, और ये द्रव वाला भी कह रहा है। ये द्रव वाला जो नियंत्रण कह रहा है ये हमारा अवमंदन के लिए होता है, और हाइड्रोलिक घर्षण कह रहा है ये भी उसी के लिए होता है। तो बात करें तो हम इसमें स्प्रिंग और ग्रेविटी, तो यंत्र को हमें वर्टिकली रखना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो स्प्रिंग टाइप का यंत्र जिसमें हम स्प्रिंग नियंत्रण कंट्रोलिंग टॉर्क करेंगे तो वो करेक्ट रहेगा। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा दोस्तों। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर पे क्वेश्चन पे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, आपके घर में
विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए लगाया गया मीटर का उदाहरण है। मीटर जो घरों पे लगाए रहते हैं दोस्तों, वह हमें पता है कि मीटर कौन से लगाए रहते हैं। घरों पर हमारे जो मीटर रहते हैं वो हमारे आते हैं सेकेंडरी टाइप में। सेकेंडरी टाइप में आते हैं हमारे इंटीग्रेटिंग यंत्रों में। इंटीग्रेटिंग यंत्रों में आते हैं। इंटीग्रेटिंग दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग यंत्र मेरे इसमें इधर से लिख दिया गया है, ये इसको आप समझ लेना, क्योंकि इसमें कुछ किताबों में गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये आंसर इसमें तीसरे टाइप का है, इंटीग्रेटिंग यंत्रों। इंटीग्रेटिंग यंत्र इसका राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे जाते हैं, तो लिखा हुआ मूविंग कॉइल यंत्रों के प्रभाव पर कार्य करता है। मूविंग कॉइल यंत्र के प्रभाव पर कार्य करता है, मतलब वही एफसी टाइप जो यंत्र है हमारे किस पर, कौन से प्रभाव पर काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है रासायनिक, दूसरा दिया है वैद्युत चुंबक, तीसरा दिया है ऊष्मीय, चौथा दिया है स्थिर वैद्युत। तो इसके लिए हमें कोई भी मैग्नेट, कोई भी घूमने वाला है तो उसके लिए मैग्नेट यूज होता है। तो हम इस पर ऑप्शन को हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, बी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पीएमएमसी प्रकार का यंत्र मीटर के सिद्धांतों पर कार्य करता है, मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेट यूज जो होता है वो डायरेक्टली हम उसको डीसी मोटरों के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि डीसी मोटर भी परमानेंट मैग्नेट टाइप के भी होते हैं। तो ये हम डी नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो समान मूविंग आयरन यंत्रों के पैमाने होंगे। जो सामान्य मूविंग आयरन यंत्र होते हैं उनके पैमाने, मतलब स्केल की बात कर रहे हैं, तो डीसी टाइप का जो स्केल होगा वो तो अनुपातिक रहेगा, मतलब बराबर रहेंगे स्केल जैसा रहता है हमारा। और यदि एसी टाइप का है, क्योंकि एसी में जो एसी सप्लाई है उसमें जो फोर्स रहता है वो आई स्क्वायर के रहता है, तो उसके स्टार्टिंग में क्या रहेगा कि बहुत सकरे रहेंगे और बाद में वो बहुत फैले रहेंगे। तो इसमें हम आंसर को देखें तो इसमें फर्स्ट आंसर लिखा हुआ है, इसमें इकट्ठा धीरे धीरे चौड़ी स्केल होती है, कि प्रारंभ में चौड़ी और धीरे धीरे इकट्ठा स्केल होता है, कि एक समान वर्गीकृत स्केल होता है, कि असमान ग्रेडिंग स्केल होता है। असमान ग्रेडिंग स्केल इसका रहता है क्योंकि अनुपातिक वो नहीं रहता है, तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट की बात करें तो हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में है आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्रों में प्रदर्शन में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये मूविंग आयरन की बात कर रहे हैं, तो मूविंग आयरन दो टाइप से होता है, एक अट्रैक्ट टाइप के होते हैं, एक डिफ्लेक्ट टाइप के होते हैं। तो इसमें रिपल्सन टाइप के, तो हम बात कर रहे हैं आकर्षण टाइप के। तो आकर्षण टाइप के यंत्रों में कौन सा कथन सत्य है, गरा सत्य मतलब इसमें तो फर्स्ट हम कौन सा आंसर इसमें सत्य है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं, इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता। अनुपातिक इसका नहीं रहता है क्योंकि ऑलरेडी वो डीसी टाइप में होता है, तो ये आंसर हम इसको करेक्ट कह सकते हैं, सत्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यंत्र के गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली प्रयुक्त करने में पाठ्यक्रम के घर्षण त्रुटि होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, घर्षण त्रुटि होती है। नेक्स्ट, यह यंत्र वोल्ट मीटर के रूप में अधिक यथार्थ नहीं दर्शाते। बिल्कुल करेक्ट है, तो उपरोक्त सभी है, तो इसके लिए सभी तीनों के तीनों आंसर इसके सही रहेंगे। नेक्स्ट आंसर हो गया है रिपल्सन टाइप, मतलब प्रतिकर्षण प्रकार के एमआई मतलब मूविंग आयरन टाइप के यंत्रों में विक्षेपण टॉर्क के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। प्रत्यक्ष की बात करें तो जो प्रत्यक्ष मतलब वही बोल रहे हैं मूविंग आयरन एसी टाइप के यंत्र, जिनमें हम एसी और डीसी से दोनों चलते हैं मूविंग आयरन यंत्र, तो वो आई स्क्वायर के होते हैं। आई स्क्वायर उसमें हम विद्युत धारा जो होती है उसके समानुपाती होते हैं, तो आई के स्क्वायर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 20 नंबर की बात करें तो इसमें हम था हमारा धारा का वर्ग के समान। 20 क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में है कि माप की शुद्धता चयनित साधनों की सीमा पर निर्भर करता है। रेंज के चयन के लिए सामान्य नियम की मापा गया मान होना चाहिए। तो रेंज के लिए जो हमें कोई मीटर यूज करना है तो उसकी रेंज हमारी क्या होनी चाहिए, तो रेंज जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि स्टार्टिंग का करंट ऑलरेडी हमें पता है कि 5 से 6 गुना बढ़ता है। तो कोई यदि हमारा मीटर हम ले रहे हैं
तो हम इतना लें कि जो हमारा मान है वो मीडियम में आए कि उससे पहले आए, उससे बाद में आएगा तो मीटर हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हमें मेन जो इसमें फर्स्ट को आंसर दिया गया है मध्य पैमाने के ऊपर कि मध्य पैमाने से नीचे कि मध्य स्केल पर कि पूर्ण तरह से पूर्ण स्केल पर पैमाने पर। तो हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसमें दिया है इसने बी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि मध्य पैमाने के नीचे होना चाहिए, कि ज़्यादा उससे कम भी नहीं, ज़्यादा उससे अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि मूविंग कॉइल अमीटर को डीसी परिपथ में, मूविंग कॉइल की बात कर रहा है, परमानेंट मैग्नेट कॉइल की बात कर रहा है जिसमें मूविंग कॉइल, जिसमें कॉइल मूव करती है, परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजकों को आंतरिक बदल दिया जाए तो क्या होगा। आंतरिक बदल दिया जाए मतलब जो उसके जो उसमें दो टर्मिनल के संयोजक बोले तो टर्मिनल जहाँ पर से हम सप्लाई उसको देते हैं मीटर को, तो उनको चेंज कर देंगे यदि हम तो डीसी सप्लाई पे। तो हमने प्रैक्टिकली इसको देखा है कि डीसी सप्लाई के जो भी यंत्र होते हैं हम उसको जब चेंज कर देते हैं तो हमारा जो मीटर का इंडिकेशन है वो उल्टी दिशा में चलने लगता है। तो इसमें क्या होगा कि ये मीटर विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा। इसका आंसर है सी आंसर, इसको बिल्कुल करेक्ट कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 22वें में। निम्न में से किस पदार्थ का यंत्र में प्रयुक्त स्थायी चुंबक के लिए वरीयता दी जाती है। मतलब परमानेंट मैग्नेट के लिए दो ही टाइप से हमको पता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम एल्निको और एल्कोनेक्स होते हैं, हम ऑलरेडी हम मैग्नेट वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमें डायरेक्टली और कुछ नहीं करना है। ये रॉड आयरन ये भी नहीं है और वाई अलॉय ये भी नहीं है, सिलिकॉन नहीं है। सिलिकॉन को हम जो मिलाया जाते हैं इसको हिस्टोलिसिस लॉस को कम करने के लिए इसको कोर में मिलाया जाता है। और एल्निको इसका बहुत सबसे बेटर ऑप्शन है। एल्निको ये बहुत ही बेटर ऑप्शन इसका रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारा 23वां नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसमें ये क्या न्यूमेरिकल टाइप का है। न्यूमेरिकल टाइप देखिए, न्यूमेरिकल में क्या है कि किसी परिपथ में लगभग 5 की तथा 10 एम्पियर 5 एम्पियर और 10 एम्पियर की धारा की माप जानी है। उसमें मतलब 5 से 10 एम्पियर धारा जाना है उसमें मीटर में। तो दोनों मानकों का अधिक शुद्धता में पाठ्यक्रम लेने के लिए आप इसमें से एमीटर का उपयोग करेंगे। कौन से एमीटर का उपयोग करेंगे जिससे आप इसका मान बिल्कुल करेक्ट ले सकते हैं। तो इसके लिए जो मान हमें लेना पड़ेगा वो बिल्कुल हमें करेक्ट लेना पड़ेगा। तो करेक्ट लेना है तो इसमें ऑलरेडी दिया गया है 0 से 10 एम्पियर, 15, 20 की 25। तो हमें बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर जो चाहिए तो हमको बिल्कुल इसका लेना पड़ेगा 0 से 10, क्योंकि हमें 10 ही रेंज तक की करंट है तो 10 ही तक की इसका लेना पड़ेगा। अब बात हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम कभी कंपटीशन देते हैं। तो देखिए आपको एक थ्री फेज बोले तो RYB जहाँ पे सप्लाई चल रही है 5 HP, ये इसकी पावर बता रहा है HP मतलब हॉर्स पावर, और 415 वोल्टेज बता रहा है, 50 हर्ट्ज बता रहा है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोले तो AC पे चलने वाली है और स्क्वायरल केज टाइप का उसका रोटर है और उसको हम ड्यूअल स्टार्टर से चला रहे हैं। ठीक है, दी गई धारा का निरीक्षण करने के लिए एक एमीटर जोड़ना है। तो एमीटर परिपथ में संयोजित करने के लिए उपयुक्त एमीटर का प्रास ज्ञात कीजिए। मतलब हमने इसमें मीटर जोड़ना है इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए। तो मतलब इस मीटर जोड़ना है तो करंट कितना लेगा उसके अनुसार ही हमें मीटर जोड़ना पड़ेगा। तो हमें करंट निकालना है तो करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी होता है P बराबर √3 VL/IL cos ∅। तो VL/IL cos ∅, तो VL हमें पता है और IL हमको निकालना है। cos ∅ का मान हमें पता है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटरों का होता है 0.8, उसका cos ∅ का मान होता है पावर फैक्टर। और पावर हमें दी है 505 दी है 5 HP। तो हम इसको 746 से डिवाइड करते हैं। 746 I निकालना है तो 400
415 से हम 746 को लगभग करते हैं, तो 5 से हम 746 को हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 7 पंचे 35, लगभग वो ऐसे ही 3700 के समथिंग आएगा। और उसको हम 415 से डिवाइड करते हैं तो 400 4 अट्ठे 32 4 9 36, लगभग 8 एम्पियर। 8 तो होगा, तो 8 का हमें कोई भी मीटर होता है तो वो अपने कोई भी मोटर होती है अपने से स्टार्टिंग में 5 से 6 गुना करंट लेती है। तो हमें इतना लगाना पड़ेगा कि 5 से 6 गुना करंट वो ले लेगी तो मीटर आगे को उतना रेंज तक जाए। यदि कम होगा तो मीटर ख़राब हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा रेंज ऑलरेडी इसने दिया है। तो 8 को हम 6 से गुणा करते हैं तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो 48 रेंज दिया नहीं है। तो लगभग हम 0 से इसको 30 एम्पियर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीटर के प्रास विस्तार के लिए शंट प्रतिरोध हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मैग्नीन ये सबसे अच्छा है। मैग्नीन को हम इसके रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु अतिभार परिपथों के धारा मापन के लिए प्रयुक्त अमीटर अन्य अनुप्रयोग से भिन्न है। धातु लघु अधिभार परिपथ में प्रयुक्त एमीटर में होता है। मतलब शॉर्ट सर्किट टाइप की यदि कोई कंडीशन आ जाएगी तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि करंट बहुत हाई पावर में बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे अच्छा रहेगा? ये लिखा है कि अनेक घाती मापक्रम होना चाहिए स्केल का, कि वो विस्तारित स्केल होना चाहिए, कि एक घाती होना चाहिए, कि सूक्ष्म घाती होना चाहिए, मापक्रम वाला होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि वो हमें विस्तारित उसमें मापक्रम वाला हमें मीटर यूज करना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो 1 किलो ओम प्रति वोल्ट जो होती है वो सुग्राहिता की हमारी यूनिट है। तो इस सुग्राहिता वाले यंत्र का अमीटर प्रतिरोध होगा जबकि उसकी माप सीमा 50 वोल्ट है। तो प्रति वोल्ट लिखा हुआ है, ऑलरेडी उसने 1 वोल्ट पर 1000 ओम लिखा हुआ है सुग्राहिता, तो 50 है तो 50 से सीधे हम 1000 को गुणा कर देंगे, मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायरेक्टली हमारा ऑप्शन रहेगा ये 50,000, मतलब डी आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक पैनल प्रकार के मतलब वर्टिकल ही वो लगा हुआ है। पैनल प्रकार मतलब पैनल में लगा हुआ है। वोल्टमीटर में एक लेखनी एक ग्राफ कागज पर गतिमान है तो उसका वर्ग है, मतलब किस वर्ग में आएगा? तो सेकेंडरी, ये ऑलरेडी सेकेंडरी यंत्र है। तो इस सेकेंडरी यंत्र में 3 टाइप के यंत्र होते हैं हमारे, एक इंडिकेटिंग टाइप का होता है और एक रिकॉर्डिंग टाइप का है, डिफ्लेक्टिंग टाइप का होता है। तो रिकॉर्डिंग टाइप के यंत्रों में ये आएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि यह यंत्र जो होता है द्वितीय प्रकार का है और ये संग्राहक प्रकार का यंत्र है। तो ये डी में हम ऑप्शन इसको डी में, ये डी क्वेश्चन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माप के लिए निम्न में किस उपकरण को एक समान संयोजित करेंगे? माप के लिए मतलब हमको मेजरिंग करनी है तो वैल्यू लेनी है, तो कौन कौन से मीटरों को हम एक समान संयोजित कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर तो हम वाट मीटर जैसे कनेक्शन होता है वैसे होता है, और फ्रीक्वेंसी मीटर के डायरेक्टली पैरेलल लगता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नंबर बी है वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और वोल्ट मीटर और पीएफ मीटर, ये फ्रीक्वेंसी वही बोल रहा है कि पावर फैक्टर मीटर की बात कर रहा है। और वाट मीटर और वोल्ट मीटर, तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें है बी। वोल्ट मीटर को भी हम पैरेलली में लगाते हैं और फ्रीक्वेंसी मीटर को भी हम पैरेलली में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन कि उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टेज मापन के लिए उच्च आंतरिक प्रतिरोध के वोल्टमीटर का प्रयोग करना चाहिए।
इसका कारण निम्नवत होगा। मतलब हमको कह रहा है कि जब जो हमारा सर्किट है उस पर जब भी हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो उसका रजिस्टर इंटरनली रजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, और बिल्कुल ही ये होना चाहिए, क्योंकि हम कहीं पर जब पैरेलल में भी रजिस्टेंस को हम लगाते हैं, हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, सॉल्व क्वेश्चनों को करते हैं तो पैरेलल में हम देखते हैं कि जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर करंट कम फ्लो होती है। तो मीटर को हम ऑलरेडी इसीलिए लगाते हैं कि वो करंट कम ले। तो अब सर्किट हम मीटर जो हमारा वोल्ट मीटर लगता है वो पैरेलल में ही लगता है पूरे सर्किट के, तो पैरेलल में लगेगा तो उसका रेजिस्टेंस सर्किट से कम होगा तो वो जल जाएगा, मतलब उसमें ज़्यादा करंट उसमें फ्लो होने लगेगी। तो इसका कारण ये है इसमें है कि उसको हमें क्या करना है, उसका इंटरनली रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा होता है तो फिर हम उससे क्या हमें किस चीज़ से बचाव हो सकता है। तो इसमें ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो कारण पूछ रहा है। तो इसका सटीक आंसर होगा वो, जैसे फर्स्ट आंसर इसमें दिया गया है, वोल्टता मापते समय प्रतिरोध की ओवरलोडिंग से बचाव, प्रतिरोध की वोल्टिंग से ओवरलोडिंग से बचाव। ये इसका लगभग थोड़ी बहुत सही हो सकता है, इसको हम सही नहीं मान सकते हैं। जैसे इसका तापमान परिवर्तन के कारण यथार्थता से बचाव हेतु, ये नहीं हो सकता है। मीटर के आंतरिक वोल्टेज खपत से मापन त्रुटि को छोटा बनाने हेतु, ये भी नहीं हो सकता है। मीटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, ये इसका करेक्ट आंसर है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ओवरलोडिंग से बचाने के लिए ही हम मीटर का यूज करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं। तो इसमें हमें 30 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, अब 31वां क्वेश्चन हम करेंगे। 31वें क्वेश्चन में ये देखते हैं कि इसमें क्या दिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 31वें में कि एक 3 अंकों वाला है हमारा एक मीटर, जो मीटर है तो उसमें मिली वोल्ट मीटर को किसी प्रतिरोध के आर पार मिली वोल्ट पात मापने के लिए, मिली वोल्ट पात मापने के लिए उसका यूज किया जा रहा है, संयोजन किया जा रहा है। तो पाठ्यक्रम फ्लैश करने लगता है, मतलब जो पाठ्यक्रम आ रहा है वो फ्लैश करने लगता है, मतलब जल बुझ रहा है। तो निम्न वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम के फ्लैश करने का कारण क्या हो सकता है। फ्लैश करने का कारण उसमें हो सकता है कि मीटर, अब इसमें ऑप्शन दिया है, मापक यंत्र की बैटरी कमज़ोर है, कि मापक यंत्र में कोई बैटरी नहीं लगी है। यदि बैटरी नहीं लगी तो फिर वो कोई रिएक्शन करता नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं है। मापित मान का परिसर अधिक है, कि प्रदर्शन क्षतिग्रस्त है। तो हम इसको सही ऑप्शन इसमें यही रहेगा कि जो हम अब जब मिली वोल्ट ही नहीं नाप रहे तो इसका मतलब उसकी बैटरी ही उसमें क्या है, कमज़ोर बैटरी लगी हुई है, इसलिए वो माप नहीं पा रहा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो वोल्टेज मापने के लिए किस प्रकार का यंत्र। अब दोस्तों ये बहुत ही सरल आंसर इसका क्वेश्चन है, तो इसको हम वैसे ऑलरेडी हमें पता ही है, हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो हमें वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में तो ऑलरेडी सभी पता होता है। तो इसमें वोल्टेज मापने के लिए तो इसमें हम सीधे ही देखेंगे ही नहीं, सीधे हमको वोल्ट मीटर पर ही इसको क्लिक कर देना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यंत्र की सुग्राह्यता की इकाई, सुग्राह्यता मतलब यंत्र को कितना अच्छा वो है। तो उसके लिए सबसे अच्छा, अभी हमने ऑलरेडी पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो सुग्राह्यता क्या होता है, सुग्राह्यता का फॉर्मूला होता है जितना हमारा जो मीटर का उसका रेजिस्टेंस है अपॉन वो कितनी वोल्टेज उसमें फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसकी सुग्राह्यता होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर ही बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट है, और वोल्ट जो है वोल्टेज की है, तो मीटर में वोल्टेज, तो ये वोल्ट ओम अपॉन वोल्ट, ये सही इसका आंसर रहेगा। तो 34 नंबर में जाते हैं। 34 नंबर में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 34 नंबर का। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। एक 6.6 kV के 3 फेज परिपथ का लोड 500 kVA है। आपको इसकी धारा और वोल्टेज मापनी है। इसके लिए आपके पास 5 एम्पियर का आपके पास एम्पियर मीटर है और 110 वोल्ट का आपके पास वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो इसके लिए किस अनुपात, CT मतलब तो करंट ट्रांसफार्मर, PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर,
की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए दोस्तों बहुत सिंपल है, इस खाली ये क्वेश्चन इसने घुमाया है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज की परास निकालें तो कितना हो सकता है। तो वोल्टेज इसमें हमें यूज कितनी है, इसने 6.6 kV लिखा है, मतलब इसमें है 6600 वोल्टेज है। तो उसको हम सीधे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे 110 से डिवाइड करेंगे तो लगभग वो 60 के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 66 है, 1 0 से कट जाएगा, 11 66 से 660 वो हमारा 60 बार कटेगा। तो एक तो इसका ऑप्शन हो गया, पीटी जो है वो 60:1 का होगा। 60:1 इसमें दो जगह है, बी और ए और बी में है। तो ये तो सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें तो अब इसमें करंट हमको निकालनी है। तो करंट निकालनी है तो कितना, वोल्टेज तो पता है और ये लोड भी पता है 500 kVA का। तो 500 के पीछे 3 0 लगा के उसको 6600 से हम डिवाइड कर देंगे तो लगभग 75 के समथिंग आएगा। 75 करंट ये लेगा, 75 एम्पियर। तो उससे हमको 75 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 15 पंचे 75, हाँ, तो 15:1 का। तो इसका आंसर रहेगा, इसका नंबर ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट की बात करें, 35वां क्वेश्चन नंबर की बात करें तो इसमें देखो एक चित्र इसमें दिखाया गया है। ये हमारा जो मोटरें होती है, 3 फेज की मोटरें होती है, इनका हमको सीरियल चेक करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। 3 प्रकार के मेथड होते हैं, एक वोल्टमीटर मेथड होता है, एक सीरीज लैंप मेथड होता है, तीसरा मेथड होता है स्पार्किंग मेथड या इंडक्शन मेथड उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर वोल्टमीटर मेथड यूज कर रहा है। तो वोल्टमीटर मेथड में बोल रहा है ये कि नीचे दिए गए चित्र में वोल्टमीटर विधि 3 फेज स्टार्टर पर मोटर के टर्मिनलों की पहचान करने के लिए, वही बोल रहा है कि मीटरों के टर्मिनल को पहचान करना है हमको। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ चित्र में देखो दिया गया है 240 वोल्ट AC सप्लाई दे रहा है इसको। ये 3 वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग ये होती है हमारी मोटर में। तो अब ये क्या कह रहा है, यदि चित्र में प्रदर्शित टर्मिनल सही है तो वोल्टमीटर B जो है वो निम्न माप दे रहा है। कैसी माप देगा, यदि ये कनेक्शन सही है तो ये कैसा मान देगा। तो हम इस चित्र को देखेंगे तो ये 2 वाइंडिंगें हैं। तो ये 2 वाइंडिंगें कैसी लगी हैं, ये पहले वाली हमको इसको दिया है जो ये V और V1, तो एक सीधे हमको इसको फेज न्यूट्रल दे दिया है। इस पर तो वोल्टेज है ही 240, और फिर जो एक्स्ट्रा एक हमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा जो वाइंडिंग है वो ये ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह वर्क कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज होगी। क्यों होगी ज़्यादा वोल्टेज, क्योंकि वो इंडक्शन लो पे वर्क होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज होगी। तो इसमें हम ऑप्शन देखें तो आपूर्ति वोल्टेज 240 नहीं हो सकता, आपूर्ति वोल्टेज से अधिक होगा, ऑलरेडी अधिक हो सकता है। नेक्स्ट है कि आपूर्ति वोल्टेज से कम होगा कि शून्य होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो उसको आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद, जय भारत।